वोल्टेज डिवाइडिंग बायसिंग। वोल्टेज डिवाइडिंग बायसिस जिसमें हम एनपीएन ट्रांजिस्टर में दो रेजिस्टर्स का यूज़ कर रहे हैं। एक है हमारा R1 और ये है हमारा R2। दो रेजिस्टर्स का यूज़ किया जा रहा है और यहाँ से हम अपनी VCC सप्लाई देते हैं। VCC सप्लाई देने के बाद हमारे पास एक नेसेसरी बायसिंग होती है और इस मेथड को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं बायसिंग के लिए, क्योंकि ये स्टेबलाइजेशन प्रोड्यूस करता है और इसमें जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है इस केस में वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है। जो बीटा होता है वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि अगर हम VCC यहाँ से हम VCC सप्लाई देते हैं, VCC सप्लाई जो कि हमारे R1 और R2 में से पास होती है, और ये हमारा बेस है, ये हमारा एमीटर है और ये हमारा कलेक्टर है। और एमीटर के साथ जो रेजिस्टर कंबाइन होता है उसे एमीटर रेजिस्टर बोला जाता है और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो होती है VE। और कलेक्टर, ये हमारा जो कलेक्टर है जिसमें कलेक्टर करंट फ्लो हो रहा है, और ये है हमारा एमीटर। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है उस वोल्टेज को हम VCE से डिनोट करते हैं। और हमारे जो कि ये हमारा बेस है, बेस जिसमें बेस करंट फ्लो हो रहा है, और ये हमारा एमीटर, और बेस और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज होती है उसे कहते हैं VBE। और VCC से जब हम सप्लाई करते हैं तो I1 करंट हमारे R1 में से फ्लो होता है और सेम करंट हमारा R2 में से फ्लो होता है, और जो वोल्टेज R2 के अक्रॉस होती है उसको V2 से डिनोट करते हैं। और IB हमारा बेस करंट बोलते हैं जो कि बेस पे फ्लो होता है। अगर हम इसकी सर्किट एनालाइज करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा VCC के थ्रू जो करंट जा रहा है I1 जो रजिस्टर R1 में से पास हो रहा है वो नियर इक्वल I2 के होगा जो कि R2 में से पास होगा, यानी कि जो करंट हमारा यहाँ से आ रहा है वही करंट हमारा यहाँ भी जाएगा। लेकिन जो हमारा I1 और I2 करंट है वो नियर इक्वल सेम है, लेकिन जो हमारा बेस करंट है वो कम है, यानी जो हमारा बेस करंट जो हमारे बेस पे फ्लो हो रहा है वो I1 और I2 से कम होता है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज जो हमारी VCC जो हमने सप्लाई दी है, VCC जो हमने सप्लाई दी है, और जो हमारा I1 R1 प्लस I1 R2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि I1 करंट ही हमारा R2 में भी फ्लो हो रहा है, तो हम इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने I1 दोनों में से कॉमन ले लिया, हमने राइट हैंड साइड में से I1 कॉमन ले लिया, इसको इज इक्वल टू पुट कर दिया VCC इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के। और जो वोल्टेज अक्रॉस R2 हमारा जो रजिस्टर 2 है, ये रजिस्टर 2 है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारी क्या होगी, जो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो V2 होगी। और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो I2 और R2 के इक्वल है। इसमें से जो I1 करंट जा रहा है वो I1 इसमें से भी जा रहा है, इसको हमने R2 एज्यूम कर लिया, I2 और R2 के इक्वल V2 को पुट कर दिया, यानी कि जो हमारा I1 और जो I2 था जो हम जैसे कि हमने पहले किया था कि हमारा I1 और I2 नियर इक्वल है, तो हमने I1 की जो वैल्यू है VCC अपॉन R1 और प्लस R2 इसको I2 में पुट कर दिया, तो हमारे पास आया है VCC अपॉन R1 प्लस R2 इन ब्रैकेट एंड R2। अब हम लूप इक्वेशन पुट करेंगे हमारे बेस एमीटर सर्किट में। जो हमारी वोल्टेज 2 है, यानी कि जो R2 के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज है V2 जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, वो इज इक्वल टू होगी हमारी जो हमारी एमीटर और बेस के बीच में वोल्टेज है प्लस जो हमारी एमीटर वोल्टेज है, यानी कि हमारे एमीटर रजिस्टर के थ्रू जो अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है, इन दोनों को सम को हम V2 से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि हमारा V2 इज इक्वल टू
वी बी बी बेस इमीटर वोल्टेज प्लस एमीटर वोल्टेज के इक्वल होगी। और जो हमारा वी ई है यानी कि हमारी एमीटर वोल्टेज वी ई, वो इज इक्वल टू है आई ई आर ई के, यानी कि हम वी ई में आई ई आर ई पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा वी टू इज इक्वल टू वी बी ई प्लस आई ई आर ई। क्योंकि जो हमारी एमीटर वोल्टेज है वो हमारे एमीटर रजिस्टर में से फ्लो हो रही है, जिसमें से आई ई यानी एमीटर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसलिए हमने वी ई को आई ई आर ई के इक्वल पुट कर दिया। इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं आई ई इज इक्वल टू वी टू माइनस वी बी अपॉन आर ई। अब जो हमारा एमीटर करंट है वो इज इक्वल टू कलेक्टर करंट के है, तो और जो हमारा कलेक्टर करंट है उसको हमने इज इक्वल टू किया है V2, यानी कि जो हमारा ये कलेक्टर करंट है, ये जो हमारे इसमें फ्लो हो रहा है कलेक्टर में से, उसको इज इक्वल टू किया है V2 यानी जो रजिस्टर VR2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी माइनस VEB यानी बेस एमीटर वोल्टेज अपॉन में RE यानी कि हमारी एमीटर रेजिस्टेंस, वो हमारे कलेक्टर करंट के इक्वल होगी। अब जो हमारी वोल्टेज V2 होती है वो ज़्यादा होती है एमीटर बेस वोल्टेज से, इसलिए हम इसमें VBE को नेग्लेक्ट कर देंगे और तो हमारे पास आएगा IC इज इक्वल टू V2 अपॉन RE। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारी आउटपुट साइड होगी, तो आउटपुट साइड जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारी VCC जो हमने सप्लाई की है वो इज इक्वल टू है IC RC, यानी RC हमारा कलेक्टर रजिस्टर और कलेक्टर करंट प्लस VCE यानी कि कलेक्टर एमीटर की जो वोल्टेज है वो प्लस IE RE, ये कंप्लीट वोल्टेज हमारी VCC के इक्वल होगी। यानी कि जो हमारा IE एमीटर करंट है, जो हमारा एमीटर करंट है वो हमारे कलेक्टर करंट के इक्वल होता है, इसलिए हम इसमें इसको IE को यहाँ पे हम IE को IC पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास आया है VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE प्लस ICRE। अब हमने इस इक्वेशन कैसे लिख दिया, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस दोनों में से IC कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में RC प्लस। ये तो थी हमारी वोल्टेज डिवाइडिंग बायसिंग। अब हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसकी एडवांटेज क्या है कि जो हम इसका यूज़ करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारा बीटा क्या होता है, बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जिसमें हम एमीटर को कॉमन लेते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। जो बीटा होता है वो अपीयर नहीं होता किसी भी एक्सप्रेशन में, यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर होता है। इसका मतलब है कि अगर हम ट्रांजिस्टर में चेंज करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ पे, उसमें क्या होता है कि हमारा जो बीटा है वो हमारे ऑपरेशन पे इफ़ेक्ट नहीं डालता, हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट उससे चेंज नहीं होता, इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए जो हमारा वोल्टेज डिवाइडिंग बायसिंग है वो स्टेबल रहता है, इसलिए ज़्यादातर हम इसका यूज़ करते हैं। यह है हमारी वोल्टेज डिवाइडिंग बायसिंग। थैंक यू।